हेलो एवरीवन। हम लोग ल्यूसेंट की बुक कर रहे हैं जो ये न्यू एडिशन आई है 2026 के लिए। इसमें जो हम लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट का पहला जो चैप्टर है उसको देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एक लिटरल मीनिंग होता है एनवायरनमेंट का, होता है सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो हमारा एनवायरनमेंट है ये रूट वर्ड है फ्रेंच वर्ड का, ठीक है, जिसका मतलब होता है सराउंड और इनसर्कल। ठीक है, डज एनीथिंग दैट सराउंड अस इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरनमेंट। अब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी कुछ एलिमेंट्स भी है। तो एनवायरनमेंट जो हमारा कंसिस्ट करता है दो एलिमेंट, एक होता है फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट को ही हम लोग अबायोटिक और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट बोलते हैं। अबायोटिक मीन्स कि उसमें लाइफ नहीं है, बायोटिक मीन्स लाइफ है। ठीक है, तो फिजिकल या अबायोटिक और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में हम लोग क्या क्या आते हैं, जो भी हमारे जैसे किया है लैंड वाटर एयर। और बायोटिक बायोलॉजिकल और लिविंग, इसमें हमारे आता है फ्लोरा फोना। ठीक है, फ्लोरा में क्या आता है प्लांट्स एंड फोना में एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। और में लाइफ होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बायोटेक बोलते हैं या लिविंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में। और जो एनवायरनमेंट है ये एक ओवरलैप है। ठीक है, ओवरलैप है सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। और ये क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। जो एनवायरनमेंट के ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ हमें पार्ट पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे साइंस में हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायो भी लाइफ से रिलेटेड है, या इकोलॉजी होता है साइंस का पार्ट ही है ना, तो वो भी इन्वायरमेंट का ही है। अब इट स्टडीज द इंट्रैक्शन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर अ वे फॉरवर्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है एक तरीके से इंट्रैक्शन होता है फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। फिजिकल में वही आता है हमारा लैंड एयर वाटर, और बायोलॉजिकल में फ्लोरा एंड फौना। अब जो हम लोग जो ये इन्वायरमेंट है इसको ईजी पड़े हमें स्टडी करने के लिए, तो हमने इसको ब्रॉडली 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया इस ल्यूसेंट की बुक में। तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर होगा हम लोग लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इकोलॉजी, इकोलॉजी को ही बोलते हैं साइंस ऑफ बायोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है, या स्टडी ऑफ बायोस्फेयर बोलते हैं। फिर एनवायरनमेंट, इसके बाद हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट देखेंगे। और जो पॉल्यूशन बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज के मेजर क्या क्या लिए हैं उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर होता क्या है। जो हमारा अर्थ होता है हमें पता है ना कि जल वायु से मिलके बना है। ठीक है, धरती जल वायु ना, ठीक है, थल नभ ऐसे करके बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों से मिलके बना है। मैंने हिंदी में बोला कि जल थल और ये चीज़ ना। ठीक है, जो हमारा वैसे अगर लिथोस्फेयर का अगर हम लोग वर्ड को देखें तो लिथोस मतलब लिथ मतलब होता है एक तरीके से रॉक। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ होता है वो जनरली किससे बना होता है लैंड वाटर एंड एयर से। तो हमारी जो स्टडी ऑफ लिथोस्फेयर होती है उसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। हाइड्रोस्फेयर की स्टडी को बोलते हैं ओशनोग्राफी। हाइड्रो मीन्स वाटर होते हैं ना, तो ओशनोग्राफी। और एटमॉस्फेयर की स्टडी को बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। हमने 3 चीज़ पढ़े कि लिथोस्फेयर की स्टडी को बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोस्फेयर की स्टडी को बोलते हैं ओशनोग्राफी, और एटमॉस्फेयर की स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी। और जो हमारा इकोलॉजी होता है वो होता है स्टडी ऑफ बायोस्फेयर और साइंस ऑफ बायोस्फेयर। तुमने 4 चीज़ें पढ़ ली। इकोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ बायोस्फेयर। एज वी नो दैट दे आर 3 स्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मैं एक हमारा होता है एक वेन डायग्राम हमने देखा होगा ना कि ऐसे करके बना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वाटर ले लेते हैं, यहाँ पे लैंड लेते हैं, यहाँ पे एयर लेते हैं, और जो बीच का जो पार्ट होता है ये होता है हमारा बायोस्फेयर। ठीक है, तो एज वी नो दैट देयर आर 3 स्फेयर ऑफ द अर्थ, नेमली लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर,
एटमॉस्फेयर। और जो बायोस्फेयर होता है ये कोई एक सेपरेट नहीं है या फोर्थ स्फेयर नहीं है, ये क्या है, ये कॉमन पार्ट है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर का, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। कभी भी हमारा बायोस्फेयर होगा तो बायो मीन्स लाइफ होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लाइफ होती है, और ये अलग से एक नहीं है, ये इन सबका कॉमन पार्ट है, ऐसे मैंने दिखाया ना, तो यही है। अब देख लेते हैं बाकी बाकी चीज़ें। डोंट कंफ्यूज इन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट विद बायोस्फेयर, ठीक है, जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है और बायोस्फेयर होता है, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जो हमारा जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है ये क्या होता है, एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू बायोस्फेयर, क्योंकि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो होता है वो इंक्लूड करता है सिर्फ बायोटिक और लिविंग बींग्स को, जिसमें हमारे फ्लोरा फौना आती है। बट जो बायोस्फेयर होता है वो इंक्लूड करता है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को भी और उसके साथ साथ फिजिकल इन्वायरमेंट को भी, यानी लैंड वाटर एयर, हमने देखा था ना कि उसका इंटरेक्शन के बीच का होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है प्लस फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, वही हमारा क्या होता है, बायोस्फेयर होता है। यहाँ पे इक्वेशन जैसे बनाई है इन लोगों ने, ठीक है। अब एवरी लिविंग बीइंग इज कॉन्टीन्यूसली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी द फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली इन्फ्लुएंस होता है लिविंग बीइंग से, ठीक है, ये सेम ही चीज़ बोल रखी है इन्होंने। ऑल ऑर्गेनिज्म इन बायोस्फीयर नॉट ओनली इंटरेक्ट विद ईच अदर बट ऑल्सो विद फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, ये हमारे सिर्फ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बायोस्फीयर से ही नहीं होते हैं इंटरेक्ट, बट फिजिकल इन्वायरमेंट से भी होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। A study of this interrelationship between various life forms and their environment is major concern of science of ecology, ठीक है, इसमें साइंस ऑफ इकोलॉजी में हम लोग ये सारे इंटर रिलेशनशिप देखते हैं वेरियस लाइफ फॉर्म्स के। डज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, ये होती है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। तो हम एक सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है, स्टडी होती है और स्टडी ऑफ बायोस्फीयर और साइंस ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इवन यूपीएससी में भी ये डेफिनेशन में कंफ्यूज करते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट, तो उनको देख लेना। फिर आता है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी को ही हम लोग दूसरे टर्म में एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी बोलते हैं। दिस मीन्स इकोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, जो हमारा इकोलॉजी है ये हमारा किसका पार्ट है, एनवायरमेंटल साइंस का। सिंस इकोलॉजी इज पार्ट ऑफ एनवायरमेंट देयरफॉर एनवायरमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड कंपेयर टू इकोलॉजी, ठीक है, एनवायरमेंट जो है, ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर ही हमारा इकोलॉजी है, तो हमारा जो एनवायरमेंट होगा ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होगा। अब इसके बाद आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ एक्रोनियम ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी लिटरली मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो जो बायोस्फेयर होता है इज़ अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट इज़ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, ये एक वैरायटी ऑफ लाइफ होती है जिसमें हमारे क्या क्या होते हैं, फ्लोरा एंड फौना। और इन इकोलॉजी द डाइवर्सिटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना विद इन अ गिवन रीजन, इसे को ही बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जो इकोलॉजी में ही जो डाइवर्सिटीज़ होती है फ्लोरा फौना की, वो भी एक गिवन एरिया में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। फिर आता है हमारा एज फार एज वैरायटी ऑफ लाइफ पॉसिबल अप टू दैट एक्सटेंट देयर मस्ट बी अ बायोस्फीयर, इन अनदर वे biosphere extend to any place where life of any kind might exist। फिर ऐसे जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वो बता दूंगी। सिंस बायोस्फीयर इज dwelling place of all organism, so each and every variety of organism become the part of biosphere। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड बायोस्फीयर जो डिपेंड करते हैं ईच अदर में, नेचुरली मोर डाइवर्स ऑफ फ्लोरा फौना आर द मोर द बायोस्फीयर एक्सपेंड टू इंक्लूड न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड वाइस वर्सा। अच्छा, इसमें बोल रखा है कि जितना हमारा डाइवर्स होगा, ठीक है, तो एक्सपेंड करेगा हमारा बायोस्फीयर, क्योंकि उसमें सारी न्यू स्पीसीज भी इंक्लूड होगी ना,
ठीक है। इन अदर वर्ड्स बायोस्फीयर इज अ स्फीयर where biodiversity exists, and biodiversity is the sum total of all organism that found in biosphere. जो बायोडाइवर्सिटी है ये क्या होता है, सम टोटल ऑफ जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको बोलते हैं। बायोडाइवर्स लॉस इज अकरिंग ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, तो यहाँ पे बोल रखा है कि लॉस हो रही है और इसका रीज़न क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको रिकवर कर सकें। और तो उसमें पर्सनल एफर्ट्स भी लिए हैं, सोशल एफर्ट भी लिए हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी एफर्ट लिए गए हैं। अब यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट मेजर, ये टॉपिक है तो इसको देख लेते हैं। पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज। तो अब इसमें है सबसे पहले हमारा जो एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल क्राइसिस, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस आर लूजली सिनोनिम टू ईच अदर। ठीक है, तो ये वर्ड सेम ही उसमें सिमिलर उसमें यूज़ करते हैं। द बायोफिजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लानट अर्थ हैज़ बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड द अक्यूजिंग फिंगर इज़ क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, जो हमारी वेल्थ है जो बायोडाइवर्सिटी की वो कम होती जा रही है, उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। डज environmental issues are effect of human activities on biophysical environment often which is harmful effect that cause environmental degradation। वही बोला है कि ये सब हार्मफुल है और ये कॉज करती है इन्वायरमेंट के डिग्रेड करने में। अब यहाँ पे हमारा 2021 में मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट आई थी यूएनओ की। इसमें थ्री की इन्वायरमेंटल इश्यूज बताए हैं जिसे ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि ये ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस किससे रिलेटेड है, तो ये इन्वायरमेंट की जो पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टर्म है। और ये किस में, कौन सी रिपोर्ट में आया था, मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। 3 चीज़ को बोल रखा है, क्या क्या है, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज। ये क्या है, ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। अब यहाँ पे दे रखा है कि सी लेवल राइज एंड सीवर वेदर आर टू मेजर एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बता रखा है कि सी लेवल राइज होता है या जो हमारा वेदर है वो चेंज हो रहा है, उस वही रीज़न है हमारा क्लाइमेट चेंज का। वर्ल्ड वाइड एक्सट्रीम वेदर इंक्लूडिंग ड्रॉट, फ्लड एंड स्टॉर्म हैज़ बिकम मोर कॉमन। जैसे कि उत्तराखंड में है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कभी भी बारिश हो जा रही है या इतने सारे फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है। इसका रीज़न क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये सारे रीज़न उसी का है। अब यहाँ पे दे रखा ना, ग्लेशियर ऑल ओवर वर्ल्ड आर मेल्टिंग। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ हैंगिंग ग्लेशियर इन उत्तराखंड, यहाँ पे एग्जांपल ही उत्तराखंड का देखा है। ठीक है, और मेल्टिंग ऑफ हैंगिंग ग्लेशियर इन चिले, और ऐसे ही बहुत सारे आइसलैंड है वो वेनिश हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें दे रखा है कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जो है इज़ अ प्रैक्टिस। ठीक है, इन्वायरमेंट कंजर्व करना यानी कि हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंटल लेवल। ठीक है, ये 3 लेवल पे हम लोग कर रहे हैं ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, फिर आता है हमारा इन्वायरमेंटलिज्म। ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक तरीके का इन्वायरमेंटल मूवमेंट है जो इन्वायरमेंट इश्यूज़ को एड्रेस करता है। और इसमें एक बुक दे रखी है रेचल कार्सन की, साइलेंट स्प्रिंग 1962। ठीक है, तो ये बुक का नेम भी बोल सकते हैं कि साइलेंट स्प्रिंग बुक किससे रिलेटेड है, किसकी है, तो ये रिलेटेड है इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बारे में बताया गया है इसमें, और ये रेचल कार्सन से रिलेटेड है और इट सेट द बैकग्राउंड फॉर इन्वायरमेंटल मूवमेंट। ठीक है, तो साइलेंट स्प्रिंग इससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट से। फिर आता है द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972 हेल्ड इन स्टॉकहोम। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि ये फर्स्ट इंटरनेशनल इनिशिएटिव जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने के लिए कहाँ लिया था और कौन सी डेट में लिया था। ये लिया था स्टॉकहोम में, इंटरनेशनल एफर्ट लिया था। ठीक है, और 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। और जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें डिसाइड किया था कि जो हमारा 5 जून होता है
उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे की तरह। ठीक है, कब हुआ था 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, जो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें 5 जून को सेलिब्रेट करने के लिए बोला था वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। ऑफिशियल नेम यूएन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे बोलते हैं इसे। और इन 1973 द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे वॉज सेलिब्रेटेड। 1902 में डिक्लेयर किया, 93 में फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे बनाया गया। ठीक है, तो अब हर साल 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। और इसकी थीम हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि थीम पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। फिर अब आता है हमारा इन 1983 यूएन ने एक सेटअप की थी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, विथ ग्रो हारमन ब्रेटलैंड एज अ चेयरमैन। ठीक है, जो हमारा फिर यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी, अवर कॉमन फ्यूचर। ये एम्फेसाइज करती है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। द कमीशन सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल रिपोर्ट। ठीक है, जो ब्रेटलैंड रिपोर्ट होती है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और इसी को ही हम लोग अवर कॉमन फ्यूचर भी बोलते हैं। द WCED defines sustainable development as sustainable development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। ठीक है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या था कि हमें आज की जो ज़रूरत है उसको इस तरीके से यूज़ करना है ताकि हम फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो हम लोग फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के उन चीज़ों का यूज़ सही से करें, ये होता है इसका मतलब। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा वाइल वी हैव मैनी इन्वायरमेंटल लॉज रूल एंड रेगुलेशन, द इम्प्लीमेंटेशन हैज़ ऑलवेज बीन लक्स। ठीक है, तो इतने सारे लॉज बनाए हैं बट उसके बाद भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है या इतने क्राइम हो रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एक ढंग से नहीं हुआ है। इन एडिशन द रूल आर ऑफन सीन एज impediments to rapid economic growth, and government is always under pressure to relax them। ठीक है, ultimately it is question of changing mindset and taking greater care in the use of natural resources so that we live a habitable planet for coming generation। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट दिया नहीं है। तो अब हमारा जो टॉपिक है इसमें लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो हमारे 3 स्फेयर होते हैं अर्थ की वो होते हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। तो जो स्टडी ऑफ लिथोस्फेयर होती है उसे जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर की ओशनोग्राफी और एटमॉस्फेयर की क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पे नोट भी दे रखा है, द स्टडी ऑफ बायोस्फेयर, द कॉमन लाइफ एग्जिस्टिंग पोर्शन ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है, जो स्टडी होती है बायोस्फेयर की, जिसमें हमारा कुछ पोर्शन आता है लिथोस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर का, एटमॉस्फेयर का, उसे बोलते हैं इकोलॉजी। अब हमारा लिथोस्फेयर क्या होता है, ये लिथोस्फेयर जो होता है 2 टॉपिक से बना है। ठीक है, लिथोस मतलब मैंने बोला था ना कि लिथ मतलब या लिथोस मतलब रॉक या सॉलिड होता है, और स्फेरिया मतलब स्फेयर होता है। डज द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, सॉलिड लेयर ऑफ रॉक मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस बोथ ऑन कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर, दोनों में होती है। ठीक है, अर्थ लिथोस्फेयर क्या क्या कंसिस्ट करता है, हार्ड और रिजिड आउटर वर्टिकल लेयर होती है। लिथोस्फेयर को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 टेक्टोनिक प्लेट में, जिसमें हमारा लिथोस्फेयर कवर करता है 29% टोटल अर्थ का। फिर लिथोस्फेयर जो कंप्राइज करता है क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल। ठीक है, ये हमने उसमें भी देख रखा होगा, पढ़ रखा होगा ना ज्योग्राफी में। तो हमारे लिथोस्फेयर में क्या क्या होता है, क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल 29% होता है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है हमारे अर्थ के इंटीरियर का। जो हमारा अर्थ होता है ये बना है 3 लेयर से, जिसमें आता है हमारे क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को ही हम लोग सियाल से बोलते हैं, सियाल से बना है। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल बना है सीमा से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। कोर बना है नीफे यानी कि निकल एंड
Fe मीन्स आयरन, ठीक है। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और जबकि 84% जो होता है मेंटल होता है। क्रस्ट ओनली 1% होती है और 84% मेंटल है और 15% जो है कोर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है। अब हम लोग देख लेते हैं क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट किससे बना होता है? सियाल से, मैंने बोला था ना, ठीक है। जो द क्रस्टल लेयर एक्सटेंड बिटवीन 30 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर डीप। द क्रस्ट इज थिकर इन द कॉन्टिनेंट देन ऑन ओशन फ्लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारी कहाँ पे होती है? थिक कॉन्टिनेंट में। और जो इसकी क्रिस्टल लेयर होती है ये लाइटर डेंसिटी की होती है इंटीरियर लेयर्स की कंपैरिजन में। एज द क्रिस्टल लेयर कंप्राइज ऑफ रॉक रिच इन सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसे हम लोग बोलते हैं सियाल, ठीक है। इट इज़ थिनेस्ट इन ऑल ऑफ द लेयर ऑफ अर्थ सर्फेस, ठीक है। ये बाकी तीनों लेयर में सबसे थिनेस्ट होती है हमारी सियाल वाली, यानी कि क्रस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है मेंटल। मेंटल बना है सीमा से, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। ये होता है हमारे सियाल लेयर के नीचे होता है, ठीक है। और ये एक्सटेंड करता है हमारा एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। एज अ मेंटल कंप्राइज ऑफ मटीरियल सच एज सिलिकॉन और मैग्नीशियम, जिसे हम सीमा बोलते हैं। इट इज़ अ थिकेस्ट, ये सबसे मोटी लेयर है, ठीक है, हमारे अर्थ इंटीरियर की। फिर आती है हमारी कोर। कोर जो होती है सबसे नीचे की होती है ना, मेंटल के नीचे होती है। द कोर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ मेटल, ठीक है। यहाँ पे मेटल मिलते हैं इन लिक्विड और प्लास्टिक स्टेट ऑफ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे मेटल मिलने की संभावना होती है, मेटल मिलती है मतलब, ठीक है। द कोर ऑफ द अर्थ हैज़ रेडियस, इसकी रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। एज निकल एंड फेरम, जो आयरन बोलते हैं ना फेरम को, ठीक है, आर डोमिनेंट इन द कोर, जिसे हम बोलते हैं निफे। डज अकाउंट फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये इस जो हमारा आयरन है, ठीक है, उसी की वही रीज़न है हमारे अर्थ की मैग्नेटिज्म की, ठीक है। नॉट ओनली आयरन बट निकल भी, तो हमारा अर्थ का ठीक है, तो यही हमारा रीज़न है अर्थ के मैग्नेटिज्म के। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? लिथोस्फेयर। अब आता है हमारा हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जो टर्म है, ठीक है, ये दो टर्म से बना है, ग्रीक वर्ड हाइड्रो प्लस एस्फेरिया। एस्फेरिया का मतलब स्फेयर होता है और हाइड्रो का मीन्स वाटर और लिक्विड। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये लेयर ऑफ वाटर होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन फॉर्म ऑफ ओशन, लेक, रिवर एंड वाटर बॉडीज। अब हमारा आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जो कवर करता है 71% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, देयरफॉर समटाइम्स कॉल्ड एज वाटरी प्लैनेट, तभी हम लोग वाटरी प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। और या ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं इसको, अर्थ को, क्योंकि ये अपीयर करता है ब्लू ड्यू टू वाटर। अब यहाँ पे हमें ये पता ना कि कॉन्टिनेंट में भी कंसिडर्ड एज लार्ज आइसलैंड राइजिंग ड्यू टू वास्ट ओशन, ठीक है। वाटर अकर ऑन द लैंड इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट, ठीक है। पोलर्स में कैसा होता है? आइस शीट के फॉर्म में होता है, और ग्लेशियर के फॉर्म में होता है हाई माउंटेन्स में, और लिक्विड वाटर के रूप में होता है या आइस के उसमें होता है ओशन और सीज में। वाटर ऑल्सो अकर, ठीक है, 3 उसमें स्टेट में रहता है, उसी के बारे में बोल रखा है कि वाटर वेपर के फॉर्म में लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है। अब यहाँ पे देखा है हमारा इवन फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग मैन आर प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। जो हमारे फ्लोरा फौना है ये भी हमारे किससे बने हैं? वाटर से बने हैं। दिस मीन्स वाटर क्या है? एक बेस है जहाँ हमारे फ्लोरा फौना के रहने के लिए। दैट्स वाई इट इज सेइंग कि वाटर ही लाइफ है, बोलते हैं ना, इफ देयर इज अ वाटर देयर इज अ लाइफ, ऐसे कोटेशन बोलते हैं या हम लोग लिखते हैं। एज लॉन्ग एज देयर इज वाटर देयर इज अ लाइफ, ठीक है। वाटर नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी, बिना पानी के हम जी नहीं सकते इतना। आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज अवेलेबल, जिसमें हमारा 97.3% है ये ओशन में है। जो हमारा ओशन में जो होता है वो सलाइन वाटर होता है, ठीक है। तो एक हमारी पोएम है ना, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ये ST कॉलेरिज की है। वैसे ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है ऐसा कुछ, ठीक
ठीक है, जिसमें हमारा 2% जो स्टोर है वो आई शीट के फॉर्म में है और लेस देन 1% जो है वो ग्राउंड वाटर में है। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में पूछ रखा है कि कितना परसेंट हमारा ओशन में, कितना आइस शीट के फॉर्म में है, कितना हमारा लेक्स में या ग्राउंड वाटर में है। तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, ओशन में है 97.3%। देन हमारे 2% आई शीट के फॉर्म में, 1% हमारा ग्राउंड वाटर में और फ्रेश वाटर लेक में 0.009% है। फिर आता हमारा, फिर दिया इसमें इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक का 0.0019%। एटमॉस्फेरिक उसमें भी हमारा इतना ही है। देन रिवर का बहुत कम है जो हमारा फ्रेश वाटर है। तो ये हमारा एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, उसमें से देख लेना, ये एक टेबल जैसी बनी होगी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लार्जेस्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या होता है हमारा, फ्रेश वाटर का डायरेक्ट सोर्स क्या है, रेन वाटर है, विच लाइज इन द क्लाउड्स ऑफ स्काई। एंड लार्जेस्ट इनडायरेक्ट वाटर सोर्स है हमारा अंडरग्राउंड वाटर, विच लाइज इन द फॉर्म ऑफ एक्विफायर अंडर द ग्राउंड। ठीक है, ये तो हमें पता ही ये सब चीज़ें। ठीक है, द अर्थ हैज़ अबंडेंट of water but unfortunately only a small percentage is even usable by human। ठीक है, बहुत सारा पानी है लेकिन यूज़ का तो उतना ही है, कम ही है ना, क्योंकि सेलाइन वाटर है हमारे ओशन में। द अदर 99.7% लाइज इन द ओशन और आई शीट, फ्रेश वाटर बॉडी, सॉइल्स एंड फ्लोटिंग इन द एटमोसफेयर। अब स्टिल मच ऑफ 0.3% वाटर दैट इज़ यूजेबल इन अनअटेनेबल। तो हमारा जो मोस्ट ऑफ वाटर यूज बाय ह्यूमन कम्स फ्रॉम रिवर। ठीक है, द विजिबल बॉडीज ऑफ वाटर आर रिफर्ड एज सरफेस वाटर। ठीक है, जो भी वाटर बॉडीज होती हैं जो हमें दिख रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं सरफेस वाटर। और द मेजॉरिटी ऑफ वाटर इज एक्चुअली फाउंड इन अंडरग्राउंड। जो बाकी होता है वो अंडरग्राउंड होता है एज सॉइल मॉइस्चर एंड एक्विफायर, एक्विफायर के रूप में होता है। और बाकी इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है। ह्यूमन कैन यूज़ बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। और जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसे पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी वाटर साइकिल। ठीक है, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर अमंग हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, उसे ही बोलते हैं वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब डिफरेंशियल हीटिंग बाय सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द हाइड्रोस्फेयर सिमिलर टू सर्कुलेशन ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, डिफरेंशियल हीटिंग होती है, वही रिस्पॉन्सिबल होती है सर्कुलेशन ऑफ वाटर की। अब यहाँ पे हमारी पूरी वाटर साइकिल का दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लैंड। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा, क्लाउड्स बनते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होती है लैंड में, फिर जो हमारा वाटर होता है परकुलेट होता है या इन्फिल्ट्रेशन होती है ग्राउंड वाटर में, फिर दोबारा से इवेपोरेशन होगी फ्रॉम ओशन, फिर दोबारा से क्लाउड्स बनेंगे। सेम रिपीट होते रहती है वाटर साइकिल की प्रोसेस एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है। When the surface water of the ocean, seas and water, lake etc. get heated by sun's rays। ठीक है, तो evaporation होता है, evaporation takes place and water vapor जो होती है added to lower layer of atmosphere। as we know that जो हमारी water vapor होती है एटमॉस्फेयर में वो कूल हो जाती है लीडिंग टू कंडेंसेशन। पहले हमारा इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होती है। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर इनटू टाइनी ड्रॉपलेट विच फॉर्म्स क्लाउड। ठीक है, जो हमारे क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन के बाद होती है हमारी प्रेसिपिटेशन। तो हमारी जो वाटर साइकिल होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है इवेपोरेशन, फिर हमारा कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होना। ठीक है, रेनफॉल ऑन द लैंड लीड्स टू सरफेस रन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रिवर विच रीच द ओशन अल्टीमेटली। फिर इन दिस प्रोसेस जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज कंज्यूम बाय प्लांट्स एंड एनिमल इन द एटमॉस्फेयर। जो ये कंज्यूम करते कौन है, प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, और फिर इसमें क्या दिया कि वाटर मे गेट स्टोर्ड। अच्छा, जो हमारा स्टोर होता है वो किस में होता है, आई शीट में, लेक में, पॉन्ड्स में और अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज के रूप में। इसके बाद आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर देख लेंगे हम लोग।
तो आज इसको पूरा कर ही लेते हैं वैसे इस जो चैप्टर को, ताकि हमारा नेक्स्ट हम लोग इकोलॉजी को कल कर लेंगे ना। तो सबसे पहले आता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो टर्म है वो कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, एक है एटमॉस्फेयर और स्फेयर, ठीक है। एटमॉस मतलब वेपर होता है और स्फेयर या मतलब स्फेयर होता है। तो ये मीनिंग क्या है इसका, ये गैसियस एनवेलप होता है जो सराउंड करता है हमारे अर्थ को। अमंग द थ्री मेजर एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर होता है ये मोस्ट डायनेमिक होता है, जो चेंज करता है, चेंजेस टेक प्लेस in it not only from one season to another but also over shorter period of few hours, ठीक है। ये चेंज करता रहता है टाइम, ऐसा नहीं कि लंबे सीजन के टाइम पे मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद ही चेंज होगा, ऐसे शॉर्टर पीरियड पे भी चेंज हो जाता है। आउट ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारा 99% फाउंड इन द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, it is to be noted that most of the atmosphere changes occur within this layer, ठीक है। जितना भी चेंजेस होता है वो यहीं पर ही होता है हमारा एटमॉस्फेरिक चेंज एटमॉस्फेयर में फाउंड इन हाइट। अच्छा, जो हमारे जो 32 किलोमीटर की हाइट है, ठीक है, यहाँ पर ही हमारे ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक चेंज दिखेंगे। द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के उससे है। द स्टडी ऑफ लोअर लेयर एंड अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज, ठीक है। अगर हम लोग लोअर लेयर की स्टडी करें तो उसे मेट्रोलॉजी बोलेंगे, और अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे तो उसे एरियोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। दो टर्म्स हमने दोबारा देख लिए हैं। अब कंपोजिशन देख लेते हैं हमारा एटमॉस्फेयर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये पूछते हैं। द एटमॉस्फेयर consist of mixture of gas having relatively uniform composition in the lower layer, or on average sample of pure dry air consist of nitrogen जो होता है 98%, ऑक्सीजन होता है 21%, उसके बाद होता है हमारा और आर्गन होता है, और जो हमारी बाकी जो गैसेस होती है, तो हमारा CO2 का पूछते हैं कि कंपोजिशन कितना, तो है 0.03, के ऑप्शन में दिया होता है 0.003, 0.3, 0.0003, 0.03, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 0.03%, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। तो हम लोग देख लेंगे, सबसे पहले हमारा ज़्यादा किया हमारा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.9%, देन आता हमारा CO2 जो है हमारा 0.03%, फिर आता हमारा हाइड्रोजन, ये है 0.01%, देन हीलियम आती है 0.0005%, ओजोन आता है इसके बाद लास्ट नंबर है, ठीक है, 0.0000001%। अब जो हमारी लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर इन वेरिएबल क्वांटिटीज़। वाटर वेपर जो एडेड टू एटमॉस्फेयर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन, सी, लेक, रिवर, पॉन्ड एंड अदर वाटर बॉडीज़। जब हमारा वाटर वेपर में नॉट exceed 3 to 4% of total volume of air and given place but plays important role in atmospheric phase। अच्छा, तो इसमें ये बोल रखा है कि हमारा जो वाटर वेपर होता है मे नॉट एक्सीड 3 to 4% ऑफ टोटल वॉल्यूम, बट लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, सॉलिड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, कार्बन, सॉल्ट, पॉलन ग्रेन्स, ये भी हमारे लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, ठीक है। हम पूछ सकते हैं कि लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में ये डस्ट, कार्बन, सॉल्ट, ये चीज़ें पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर यस ही होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चर क्या है हमारे एटमॉस्फेयर का। तो द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज़ करती है हाइट के साथ। हमारी जो डेंसिटी होती है वो एटमॉस्फेयर की वो डिक्रीज़ करेगी, हाइट बढ़ती रहेगी तो वो डिक्रीज़ करती रहेगी, ठीक है। डेंसिटी हमारी डिक्रीज़ करेगी विथ हाइट। अब हमारी कितनी लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें पूछते भी हैं कि कहाँ पे इंक्रीज़ करेगी, कहाँ पे डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो हमारी टोटल कितनी लेयर है, 5 लेयर है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो हमें पता होनी चाहिए कि कितनी लेयर्स हैं, इनके नेम पता होने चाहिए। और सिंपल फार्मूला टू रिमेंबर द लेयर। अच्छा, इसका कुछ फार्मूला दे रखा है। अच्छा, ये दे रखा है ना, टेक सम मैंगोज टू ईट। टेक का होता है ट्रोपोस्फेयर जो 8 to 18 किलोमीटर है। स्ट्रेटोस्फेयर हमारी 50 किलोमीटर से है। इस
और फिर मेसोस्फेयर 80 किलोमीटर है, थर्मोस्फेयर 513 किलोमीटर, 80 से 513 किलोमीटर। फिर हमारे एक्सोस्फेयर तो लास्ट का है ना, तो ज़्यादा ही होगा। अब आता है सबसे पहले हमारा है ट्रोपोस्फेयर, इसको देख लेते हैं। ट्रोपोस मतलब होता है चेंजिंग और रोटेटिंग, और स्पेरिया मतलब स्फेयर होता है, तो एक रोटेट करता है, चेंज होते रहता है ना। ठीक है, ये सब जो ट्रोपोस्फेयर होता है लोएस्ट लेयर होती है, क्योंकि यहाँ पूछते हैं कि कौन सी लोएस्ट लेयर है। ठीक है, तो हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है वो क्या है, लोएस्ट लेयर है हमारी। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्बोस्फेयर और कन्वेक्टोस्फेयर। ठीक है, इसको हम लोग टर्बोस्फेयर भी बोलते हैं या कन्वेक्टोस्फेयर भी बोलते हैं। इन दिस लेयर द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीज विद हाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, हम लोग का जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हाइट ऊपर को जाते समय जो हमारा टेम्परेचर वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा यहाँ पे। ठीक है, डिक्रीज विद हाइट एट एन एवरेज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस में 165 मीटर का डिक्रीज होगा, ये बोल रखा है। ठीक है, द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड अप टू एन एवरेज हाइट। ठीक है, ये कितना तक रहता है, 14 किलोमीटर होता है। और जो पोल्स में होता है वो 8 किलोमीटर होता है, और 18 किलोमीटर जो होता है इक्वेटर पे होता है। द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। पॉज मतलब एक लिमिट लग गई है ना, तो अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट को क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना, ठीक है, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो ज़्यादातर ट्रोपोस्फेयर में ही हमें देखने को मिलता है। ड्यू टू रोटेशनल टर्बुलेंस दैट मिक्सेस द लेयर ऑफ एयर एंड वाटर वेदर फिनोमिना अकर, दिस स्फेयर इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, हमारे वेदर फिनोमिना सारे यहीं पर ही देखने को मिलेंगे मोस्टली। फिर आती है हमारी सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये हमारी किससे रिलेटेड होती है, ओजोन भी हमें यहीं पे मिलती है ना, ओजोन लेयर भी यहीं पर ही होती है। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर बहुत पूछते हैं। स्ट्रेटो मतलब होता है लेयर होता है, स्फेरिया मतलब स्फेयर होता है। ठीक है, जो हमारे ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है, अबव द ट्रोपोस्फेयर इज अनदर लेयर, उसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड करती है हमारे 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल। और जो एवरेज सी लेवल जो होता है, सी लेवल इज़ अ एवरेज लेवल ऑफ सी होता है। इट इज़ अ बेस लेवल फॉर मेजरिंग एलिवेशन एंड डेप्थ ऑफ द सी। ठीक है, ये सी लेवल क्या होता है, ये एक बेस लेवल माना जाता है। और जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर होता है, यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर रिमीन्स कांस्टेंट इनिशियली, इनिशियल उसमें तो कांस्टेंट रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, फिर बाद में हमारा हाइट के साथ इंक्रीज़ करता है। ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज कर रहा होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, हाइट के साथ इंक्रीज़ करता है। एज अ ट्रोपोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड। ठीक है, जो हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है फ्री फ्रॉम क्लाउड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना कंडीशन लाइक आइडल फॉर फ्लाइंग अ जेट एयरक्राफ्ट। ठीक है, जो हमारे जेट एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग के लिए जो कंडीशन चाहिए थी वो हमें यही मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। और यहाँ पे द ओजोन इज दिस लेयर ऑब्जर्व हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हमें यूवी रेज से कौन बचाता है, ये कौन सी होती है, हमारी ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर किस में मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। इसके बाद आता है हमारा मीजोस्फेयर। ठीक है, मीजो मतलब मिडल होता है, और स्फेरिया मतलब स्फेयर, मीजोस्फेयर। ठीक है, सिंस मीजोस्फेयर जो होता है मिडल है। ठीक है, सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर। ये क्या मिडल में, मिडल बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, क्योंकि मीजोस्फेयर के ऊपर है थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर के नीचे है स्ट्रेटोस्फेयर, तो इन दोनों के बीच का है, तो इसको क्या बोलते हैं, मीजोस्फेयर बोलते हैं। द स्फेयर लाइज बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड बिलो द थर्मोस्फेयर। और यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सटेंड करता है अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मो मतलब हीट होता है। ठीक है, ये हमारी फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर, और ये एक्सटेंड करती है 513 किलोमीटर तक। ठीक है, इट इज़ लोअर पार्ट ऑफ अर्थ। इट्स लोअर पार्ट, जो उसका लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं आइनोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी थर्मोस्फेयर है उसका ही लोअर पार्ट को बोलते हैं आइनोस्फेयर। इन द आइनोस्फेयर लेयर द टेम्परेचर राइज ड्रामेटिकली रीचिंग अप टू अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू फैक्ट दैट gas molecule present in this layer observe the ultraviolet and X rays to the earth
टू द सन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये जो हमारी थर्मोस्फेयर, थर्मो मतलब हीट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा टेम्परेचर जो होता है बढ़ते रहेगा, कि हीट है, हीट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा विद हाइट। फिर है दिस रिजल्ट इन द ब्रेक ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स इनटू आयन, ठीक है। यहाँ पे आयन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। दिस पार्टिकल रिसीव द रेडियो वेव्स, हाँ ठीक है, अगर रेडियो वेव्स होगा तो वो भी हमारे किस में होगा, थर्मोस्फेयर वाले में हो जाएगा। Radio waves that transmitted from Earth's surface and reflect into radio waves back to the Earth's surface. In this way, these particles makes possible wireless and long distance communication. ठीक है, long radio waves from D layer to ionosphere, short radio waves from E1, E2, F1, F1 layer of ionosphere. ठीक है, जितने भी हमारे रेडियो वेव्स वाला जो होंगी कंडीशन होंगी वो कहाँ पे मिलेगी, हमें थर्मोस्फेयर में मिलेगी। अब हमारा एक्सोस्फेयर क्या है, सबसे लास्ट का लेयर है, मतलब बाहरी लेयर बोलते हैं ना उसे। एक्सो मतलब बियॉन्ड होता है, और स्फेरियम मतलब स्फेयर हुआ, ठीक है। ये क्या है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। और यहाँ पे क्या होती है, द लेयर अबव द, ये हमारी थर्मोस्फेयर के ऊपर है। और यहाँ पे क्या है, इसके बाद देख लेते हैं। थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर, अच्छा इसको ही बोलते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है, limit to exosphere and gives way to enter planetary space, the estimation of scientists। अच्छा, तो इसकी जो हाइट मान रखी है 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रखी है, ऐसे माना गया है। ऐसा कोई लिमिट नहीं है ना, एक अप्रॉक्सीमेटली। तो फिर दिया इसमें कि द एटमॉस्फेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, द लेयर ऑफ एयर एक्ट एज द ब्लैंकेट और कवर प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम यूवी, ठीक है। अब इसमें बाकी दिया है द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, सन्स रेज प्रोड्यूस सर्कुलेशन ऑफ एयर लीडिंग टू विंड, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन, द वेरिएशन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, ठीक है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट था उसमें कुछ टर्म्स हैं, कितना पोर्शन हमारा एटमॉस्फेयर में, कितना परसेंट क्या क्या चीज़ें पाई जाती है वो देख लेना है। जहाँ पे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 21% है, फिर उसके बाद क्या हमारे आर्गन कितना परसेंट है, ये सारी चीज़ देख लेना। एंड ये ट्रोपोस्फेयर लेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है ल्यूसिन का वो हो गया। थैंक यू।